कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे उसका हस्बैंड जाओ फेंग मार रहा होता है। जूकी उसे छोड़ने की भीख मांग रही होती है, लेकिन जाओ फेंग कहता है कि तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। ये बोलकर वो उसे बेदर्दी से मार देता है। वहीं इस ड्रामे की फीमेल लीड शाओ यी चुप कर बस ये सब देख रही होती है। वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाती। जाओ फेंग के जाने के बाद वो अपनी बहन की बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है और फिर ठान लेती है कि वो अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेगी। इसी के साथ कहानी 10 साल आगे चली जाती है, जहां शाओ यी अपनी बहन को याद करने के बाद खुद से कहती है कि टोंग टाई को एक ब्यूटी ग्रो के लिए जाना जाता है, जहां वो अमीर लोगों को खुश करते हैं। लेकिन मेरी बहन यहाँ मरी और किसी को उसकी परवाह भी नहीं, इसीलिए मैंने अपनी बहन की जगह टोंग टाई की टॉप ब्यूटी बनने का डिसाइड किया, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं उन लोगों तक पहुंचकर अपनी बहन के लिए जस्टिस ले सकूं, क्योंकि मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती हूं। वो जाकर लड़कियों के साथ एक लाइन में खड़ी हो जाती है। तभी उस जगह की बॉस मिस एनी आकर उन सबको देखकर कहती है कि ये टोंग टाई टेरेस है, यहाँ हर कोई इतनी आसानी से नहीं आता। अगर तुम सब टॉप सोशलाइट बनना चाहते हो तो तुम लोगों को पहले इस काबिल बनना होगा। फिर वो शाओ यी को टच करते हुए कहती है कि तुम सिर्फ ये बात याद रखो कि यहाँ तुम्हें सिर्फ तुम्हारे परफेक्ट फिगर और ब्यूटी की परवाह होनी चाहिए, और बाकी तुम सब एक थॉटलेस डॉल हो। तभी वहाँ एक लड़की मिस एनी को खुश करने के लिए अपनी ड्रेस की स्ट्रैप जानबूझकर नीचे गिरा देती है। ये देख मिस एनी को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि तुम जैसी चीप लड़कियों को कोई भी पसंद नहीं करता, जिसके बाद वो सब लड़कियों को समझाने लगती है कि तुम लोगों को सिर्फ अपनी बॉडी नहीं देखनी, तुम्हारी बॉडी अट्रैक्टिव और फिगर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि कोई भी सेड्यूस हो जाए। याद रखना, ये अमीर लोग हमें नहीं ढूंढते, बल्कि हम उनको ढूंढते हैं उनके नाम और पैसों के लिए, ताकि हम एक सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय कर सकें। जिसके बाद वो शाओ यी का हाथ पकड़कर आगे ले आती है और उसे कहती है कि मेरे सारे स्टूडेंट में से तुम सबसे परफेक्ट कंडीशन में हो और मुझे पता है कि तुम में बहुत टैलेंट है। तो शाओ यी कहती है कि सिस्टर एनी, मुझे सबसे टॉप 1 कैटेगरी में आना है, जिसके पास सब कुछ हो। नेक्स्ट सीन में शाओ यी रेडी होकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ किकी आती है। वो जानबूझकर शाओ यी को धक्का देती है और कहती है कि सिस्टर एनी ने बहुत गलत फैसला लिया है। मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ, तुम्हारे अंदर तो कोई एबिलिटी नहीं। मैं तुमसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी टॉप मास्टर चाहिए। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है। शाओ यी उसे देख सोचती है कि फाइनली तुम आ ही गए खूनी। तभी वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जी चैन है, जो जाओ फेंग को टीचर कहकर बुला रहा होता है और उसे वेलकम करता है। शाओ यी और किकी उसे नोटिस कर लेते हैं। किकी कहती है कि जी चैन बहुत हैंडसम है, लेकिन फिर भी वो जाओ फेंग के आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि जाओ फेंग बहुत चार्मिंग है। तभी शाओ यी कहती है कि जैसे तुम हर चीज़ खा नहीं सकती, वैसे ही कुछ लोगों के साथ उठना बैठना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुन किकी गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मिस एनी ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर ली, तुम हवाओं में उड़ने लगी। ये बोलकर वो जानबूझकर उसके ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और कहती है कि उफ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और हंसते हुए कहती है कि ओह देखो तो क्या फ़ायदा इतना मेकअप का, आज रात का तुम्हारा कोई चांस ही नहीं। और हंसते हुए जाओ फेंग के पास जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे ऑफर करती है, जिसे जाओ फेंग पी लेता है। किकी का प्लान सक्सेसफुल रहा। जाओ फेंग ड्रंक हो जाता है तो किकी कहती है कि मिस्टर जाओ, ये सीट कंफर्टेबल नहीं है, चले होटल रूम में चलते हैं, मैं वहां आपको खुश कर दूंगी। दूसरी तरफ शाओ यी अपनी बहन को याद करके रो रही होती है और कहती है कि मैंने इस चांस के लिए 10 साल तक वेट किया, इसे ऐसे ही मैं तुम्हें नहीं दे सकती किकी। और फिर कुछ सोचकर स्माइल करते हुए अपने पर्स से लिपस्टिक निकाल कर लगाने रखती है और कहती है कि जाओ फेंग वो आदमी तो बिल्कुल भी नहीं जो अपनी मर्जी से आजाद घूम सके। किकी जाओ फेंग को रूम में ले जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके बॉडीगार्ड्स आकर किकी को पकड़ लेते हैं। ये लड़की जाओ फेंग की वाइफ शूलिंग है। किकी को देख कहती है कि तुम तो काफी प्यारी हो। किकी उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो शूलिंग हंसने लगती है, कहती है कि तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ।
मेरे बारे में थोड़ा पता कर लेती तो शायद कोई फायदा हो जाता तुम्हारा। और अपने गार्ड से कहती है कि मिस्टर जाओ को बाथरूम ले जाओ और इनका फेस वॉश कराओ, जिस पर मिस्टर जाओ गार्ड्स को दूर करके कहता है कि मैं खुद चला जाऊंगा और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शूलिंग किकी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाओ फेंग को सेड्यूस करने की, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सेटिस्फाई करती हूँ। ये बोलकर वो उसे पुश करके नीचे गिरा देती है और उसे बताती है कि मेरा नाम शूलिंग है, मैं जाओ फेंग की रियल वाइफ हूँ। और अपने गार्ड से कहती है कि इसे अच्छे से खुश कर देना। ये सुन किकी शॉक्ड हो जाती है। गार्ड्स उसे पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब शाओयी का प्लान था। उसी ने ही जाओ फेंग की वाइफ तक ये न्यूज़ पहुंचाई। जाओ फेंग को अपनी वाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये शादी जाओ फेंग के डैड की मर्जी से हुई थी और उन्होंने अपने बिजनेस बेनिफिट की वजह से जाओ फेंग को शूलिंग के साथ ब्रेकअप भी नहीं करने दिया। लेकिन वो दोनों सिर्फ नाम के ही हस्बैंड वाइफ हैं। शाओयी खुद को मिरर में देखकर कहती है कि अब मेरी बारी है और अपना पर्स वहां रख कर जाने लगती है। तभी वो जाओ फेंग से टकरा जाती है। जाओ फेंग उसे दीवार से लगा देता है। नशे में होने की वजह से वो उसके क्लोज जाता है तो शाओयी इनोसेंट बनकर वहां से डर कर चली जाती है। जाओ फेंग उससे इम्प्रेस हो जाता है। तभी उसकी नज़र उसके पर्स पे पड़ती है। वो उसे खोलता है तो उसमें शाओयी की फोटो होती है, जिसमें उसका नाम भी लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में जी चैन घुटनों के बल बैठकर शाओयी को नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे पहना कर हक करता है। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है और ये सब देख थोड़ा जेलस होता है। तो शाओयी उसे देख सोचती है कि कम ऑन, अब जल्दी से मेरे प्यार में पड़ जाओ और अपना असल रूप दिखाओ। तभी वहाँ पर शूलिंग आती है और जी चैन से कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम सिंगल हो, फिर ये सब क्या है। फिर जाओ फेंग से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि ये बैग मिला था मुझे, मैं बस पूछने आया था कि ये किसका है। तो शाओयी कहती है कि ये मेरा है और उसके हाथ से बैग ले लेती है। जाओ फेंग उसे देख रहा होता है। लगता है शाओयी का तीर निशाने पर लग गया। शाओयी घर आकर टिश्यू से अपना नेक और हैंड साफ करने लगती है, क्योंकि जाओ फेंग ने उसे टच किया। उसे खुद से घिन आ रहा होता है। वो अपनी बहन की पिक्चर से बातें करने लगती है और कहती है कि अब तुम ही बताओ मैं उसकी लाइफ में कैसे एंटर करूं और कैसे तुम्हारा बदला लूं। फिर वो अपना बैग खोलती है तो देखती है कि उसमें उसने जो अपनी पिक्चर रखी थी वो नहीं होती, जिसे देख वो स्माइल करती है और कहती है तो खेल शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जाओ फेंग ड्रिंक करते हुए शाओयी के बारे में सोच रहा होता है और उसकी तस्वीर देख रहा होता है, जिसके बाद वो उसकी खूबसूरती के बारे में सोच रहा होता है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए वो शूलिंग के रूम में चला जाता है और उसके क्लोज होने लगता है। तो शूलिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। दूसरी तरफ शाओयी जाओ फेंग के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हो गई। शूलिंग काफी खुश दिखाई दे रही है। वो जाओ फेंग से कह रही है कि इतने सालों बाद तुम मेरे करीब आए। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं, बस अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। बल्कि मैं सोच रही थी कि कल तुम्हारे डैड वापस आ रहे हैं, तो कल हम जी चैन और उसकी गर्लफ्रेंड शाओयी को भी इनवाइट कर लेते हैं। शाओयी का नाम सुन जाओ फेंग फौरन से हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे जाओ फेंग बेसब्री से शाओयी का इंतजार कर रहा होता है। वहीं शूलिंग अपने मुंह मियाँ मिठू बन रही होती है और कहती है कि मेरे बिना तो जाओ हाउस इतना मेंटेन हो ही नहीं सकता। तभी जी चैन और शाओयी आते हैं और उनके लिए गिफ्ट भी ले आते हैं। तो शूलिंग कहती है कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। फिर जी चैन से कहती है कि तुम्हारा टीचर वहाँ है। जाओ फेंग शाओयी को देखने लगता है, शाओयी भी उसे देखने लगती है। दोनों देखा देखी दुनिया में घूम शूलिंग शाओयी को बुलाती है, लेकिन शाओयी देखने में मसरूफ। तो शूलिंग फिर से उसका नाम पुकारती है और अपने साथ हेल्प करवाने के लिए ले जाती है। शूलिंग शाओयी को स्नैक्स सर्व करने के लिए देती है। शाओयी स्नैक्स टेबल पर रखती है और जाओ फेंग से पूछती है कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है।
जाओ फेंग उसे नहीं बताता और एक फ्लेवर उठाने लगता है तो शाओ ये जानबूझकर अपना हाथ बढ़ाती है, जिससे उसका हाथ जाओ फेंग के हाथ से टच हो जाता है। शाओ ये उससे सॉरी बोलती है तो जाओ फेंग कसकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओ ये कहती है कि मिस्टर जाओ ये आप क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी जी चैन आगे आकर जाओ फेंग से सॉरी बोलता है और कहता है कि इसका कोई गलत इरादा नहीं था, तो जाओ फेंग उसका हाथ छोड़ देता है। फिर जी चैन से कहता है कि लास्ट बार तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ साउथ सिटी में एक प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैंने इस बारे में सोचा और मैं तुम्हें चांस देने के लिए रेडी हूँ। ये सुन जी चैन बहुत खुश होता है और कहता है कि फिर तो मुझे आज ही निकलना चाहिए। तभी शूलिंग वहाँ आती है और उससे कह रही है कि अपने फादर के बगैर तुम कंपनी के कोई भी फैसले नहीं ले सकते। साउथ सिटी का प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कोई भी ऐसे लीड नहीं कर सकता। जाओ फेंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि मेरे फादर से ज़्यादा तुम्हें इस पर एतराज़ है, जिसमें शूलिंग कहती है कि उनको मेरी सुननी भी चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाया है। जाओ फेंग कहता है कि तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शूलिंग गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम भूल गए हो कि जाओ फैमिली पहले क्या था और मुझसे शादी करने के बाद क्या हो गया है। ये सुन जाओ फेंग गुस्से में गिलास तोड़ देता है और कहता है तो क्या अब तुम ये चाहती हो कि मैं अपना सरनेम चेंज करके शू रख लूं? तभी शाओ यी उसका हाथ पकड़ कर देखती है जिससे खून निकल रहा होता है। जाओ फेंग उससे अपना हाथ छोड़ाता है। शूलिंग कह रही है कि बाहर के लोगों को लगता है कि जाओ फैमिली बहुत रिस्पेक्टफुल और अच्छी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये सब कुछ शू फैमिली की मेहरबानी है। आज जैसे जाओ फैमिली लोगों के सामने नजर आती है वो हमेशा से ऐसा था ही नहीं। तो जाओ फेंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जी चैन शूलिंग से कहता है कि आपने बहुत ज्यादा ही बोल दिया और उसे चोट भी लगी है, लेकिन शूलिंग को तो उसकी परवाह ही नहीं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट भागते हुए आती है और शूलिंग को बताती है कि जाओ के फादर हॉस्पिटल में हैं क्योंकि वो दोबारा से बेहोश हो गए हैं। ये सुन वो सर्वेंट को कार रेडी करने का बोलती है और जी चैन से कहती है कि अगर तुम वो प्रोजेक्ट सच में करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। जाओ के फादर अगर तुमसे इम्प्रेस हो गए तो वो प्रोजेक्ट तुम ही करोगे। ये सुन जी चैन खुश होकर शूलिंग के साथ चला जाता है। ये सारा तमाशा देख शाओ यी मन ही मन काफी खुश होती है और कहती है कि जाओ फेंग तुम जैसा दिखते हो वैसे हो नहीं, तुम्हारे लिए बर्बाद होना और सब कुछ खोना आसान नहीं होगा। शाओ यी फर्स्ट एड किट लेकर जाओ फेंग के रूम में जाती है और उसके हाथ की बैंडेज करने लगती है। जाओ फेंग उसे देख रहा होता है। वो जैसे ही उसके फेस को टच करने लगता है तो शाओ यी पीछे हट जाती है। तभी जाओ फेंग उसे अपने पास खींचता है और उसके क्लोज जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि गिलास का एक पीस शाओ यी के नेक पर लगा था, तो उसे कहता है कि सॉरी मेरी वजह से तुम हर्ट हुई। शाओ यी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाओ फेंग उसे जाने नहीं देता। वो उसके काफ़ी क्लोज होने लगता है तो शाओ यी उसे खुद से दूर करके कहती है कि ये सही नहीं है, मैं जी चैन के साथ हूँ। तो जाओ फेंग कहता है कि नहीं, तुम वो नहीं जो दिख रही हो, तुमने टोंग टाई से फेमस होने के लिए ज्वाइन किया, लेकिन जी चैन के पास सिर्फ नाम है और मेरे पास नाम और पैसा दोनों हैं। शाओ यी शॉक्ड होकर कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं कहाँ से आई हूँ? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, इतनी परफेक्ट ब्यूटी, इतना परफेक्ट फिगर किसी लूजर के पास नहीं जाना चाहिए। शाओ यी पूछती है अगर जी चैन को पता चल गया तो? जाओ फेंग कहता है तो उसे पता चलने दो। ये सुन शाओ यी उसके क्लोज जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारी वाइफ को पता चल गया तो जाओ फेंग उसे पुश करके क्लोज जाता है और कहता है तो उसे मरना होगा। दूसरी तरफ शूलिंग को याद आता है कि जल्दी जल्दी में वो शाओ यी और जाओ फेंग को साथ ही घर पर छोड़ आई, जिस पर वो जी चैन को गाड़ी वापस घर ले जाने के लिए कहती है। इधर शाओ यी और जाओ फेंग का इलू इलू चल रहा होता है। शाओ यी खुद से कहती है कि ये वही पर्सन है जिसकी वजह से मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है।
मैं इसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दूंगी। शूलिंग घर आकर जाओ फेंग के रूम को चेक करती है, लेकिन वो दोनों वहाँ नहीं होते। वो जाओ फेंग को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता, जिसके बाद ज़ीचेन शाओयी को कॉल करता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। शाओयी कॉल पिक करती है तो ज़ीचेन उसे कहता है कि मैं जल्दी में निकल गया था वहाँ से, तुम कहाँ हो? तो शाओयी कहती है कि मैं तो उसी वक्त घर वापस आ गई थी क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जाओ फेंग फिर से उसके क्लोज जाता है। शाओयी उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें शू फैमिली ने कंट्रोल किया हुआ है और तुम अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। जाओ फेंग कहता है तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगी? ये सुन शाओयी हैरान होकर पूछती है कि क्या? तो जाओ फेंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना। तुम जानती नहीं, जो लोग मेरी बात नहीं मानते उनका अंजाम क्या होता है। ये सुन शाओयी को अपनी बहन की याद आती है कि कैसे वो जाओ फेंग से अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ा था। जाओ फेंग उसे कहता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगा? यहाँ तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत और फ्रेश ब्यूटीज भरी पड़ी हैं। तो शाओयी अपनी तस्वीर उठाकर उसे दिखाती है और कहती है कि तुमने फिर मेरी पिक्चर क्यों रखी हुई है? जाओ फेंग कहता है कि इससे कुछ प्रूफ नहीं होता, एक फ़ोटो ही तो है, और उसके हाथ से छीन कर कहता है कि बहुत खूबसूरत लड़की है ये, लेकिन लड़की जितनी भी ब्यूटीफुल हो वो लड़कों के लिए सिर्फ एक फन है और कुछ भी नहीं। ये बोलकर वो उसके सामने ही फ़ोटो फाड़ देती है। शाओयी ऐसा नहीं चाहती, वो उसे अपने प्यार में दीवाना बनाकर उसे बर्बाद करना चाहती है। वो उसे फिर से सड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम दोनों के दिल एक जैसे हैं और उसे हक करने लगती है, लेकिन जाओ फेंग उसे पुश बैक करता है और कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझसे दूर रहो और मुझे आज के बाद जाओ हाउस में नजर मत आना। ये बोलकर वो चला जाता है। शाओयी ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, उसकी बाजी उल्टी पड़ गई। अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे जाओ फेंग उसका दीवाना हो जाए। शाओयी घर वापस आती है और रूम में जाकर अपनी बहन की तस्वीरें देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे अस्थमा अटैक आता है। तभी हमें पता चलता है कि शाओयी को अस्थमा है, जिसके बाद वो खुद को कंसोल करने लगती है और इनहेलर यूज करती है। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। एक दिन उसे अस्थमा अटैक हुआ था, तब उसकी बहन ने आकर उसे रेस्क्यू किया था और उसे प्रॉमिस भी किया था कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन बहुत सारे पैसे कमाएगी और तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाएगी। तब शाओयी ने देखा कि उसकी बहन के हाथ पर चोटों के निशान है, तो वो उससे पूछती है कि ये किसने किया। तब ज़ूकी ने उसे बताया कि वो जिसके साथ है वो बहुत गुस्से वाला है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये सुन शाओयी डर जाती है और उसे कहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन ज़ूकी ने कहा कि वो जाएगी, लेकिन पहले वो शाओयी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर ले। फिर शाओयी को इस बात का गिल्ट है कि ज़ूकी उसकी वजह से मरी, क्योंकि उसे शाओयी के लिए पैसे चाहिए थे। अगर वो सब छोड़कर चली जाती तो आज शायद ज़ूकी जिंदा होती। प्रेजेंट में शाओयी ये सारी बातें याद करके इमोशनल होती है। तभी उसे शूलिंग की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, प्लीज़ क्या तुम घर पर आ सकती हो? ये सुन शाओयी स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन में शाओयी शूलिंग के साथ होती है। शूलिंग उससे कहती है कि कुछ दिनों में जाओ फेंग के फादर का बर्थडे आ रहा है और मैं इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ ताकि मैं और जाओ फेंग थोड़ा क्लोज आ जाएं। और ज्वेलरी ट्राई करते हुए कहती है कि कल मुझे सबसे अच्छा दिखना है, क्योंकि लोग तो मुझे और जाओ को बेस्ट कपल मानते हैं। वैसे तुम भी ज़ीचेन के साथ सूट करती हो, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तो शाओयी कहती है कि आप जो भी पहनोगी वो अच्छा ही लगेगा। मिस्टर जाओ बहुत लकी हैं जो उन्हें आप जैसी ब्यूटीफुल वाइफ मिली।
शूलिंग उसे कहती है कि तुम मुझे भरोसेमंद लगती हो, तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपने हस्बैंड के दिल में वो जगह वापस कैसे लाऊं जो पहले ही वो किसी और को दे चुका है। तभी उसकी सर्वेंट इयररिंग पहनाते हुए उसे हर्ट करती है तो शूलिंग उसे डांटने लग जाती है। शाओ ये सर्वेंट से इयररिंग लेकर शूलिंग से कहती है कि जो चीज़ आप पर सूट नहीं करती उसे उतार कर फेंक देना चाहिए। फिर उसे नेकलेस पहनाती है और कहती है कि अगर किसी चीज़ के रिप्लेसमेंट से आपको उससे भी अच्छी और ब्यूटीफुल चीज़ मिल रही है तो वो आपके लिए बेटर है, और उसकी तारीफें करने लगती है। शूलिंग उससे खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत पसंद आई और तुम्हारी बातें भी। कुछ दिनों में मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे है, तुम और जीचन ज़रूर आना। जिसके बाद शूलिंग की सर्वेंट शाओ ये को सैंडल देती है जो वो शूलिंग को पहनाती है और कहती है कि हम साथ में ज़रूर आएंगे। पार्टी में शूलिंग अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करी होती है, तभी वहाँ पर जाओ आता है जो शूलिंग को देखकर कहता है कि तुम आज बहुत डिफरेंट लग रही हो। ये सुन शूलिंग खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर शाओई और जीचन आते हैं। जीचन के हाथ में गिफ्ट देख शूलिंग कहती है कि ये फादर इन लॉ को बहुत पसंद आएगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत गुड लुकिंग है। तो जीचन उन दोनों को बताता है कि बहुत जल्द ही हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। ये सुन शूलिंग खुश होती है, लेकिन जाओ फेंग शॉक्ड हो जाता है। शाओई जाओ फेंग के लिए गिफ्ट ले आती है जो जाकर उसे देती है और कहती है कि अब से मैं भी आपको टीचर जाओ कहकर बुलाऊंगी। जाओ फेंग उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे गिफ्ट लेता है तो शाओई उसके हाथ को फिर से छूती है। जाओ फेंग जीचेन से कहता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर इस बार तुम काफी सीरियस लग रहे हो, तो जीचेन शाओई को प्यार से देखकर हाँ कहता है। तभी जाओ फेंग के फादर और सिस्टर एनी के साथ पार्टी में आते हैं, जिसे देख शाओई थोड़ी शॉक्ड होती है। जीचेन जाओ फेंग के फादर को रिस्पेक्ट देता है। तभी जाओ फेंग उसे डैड को ले जाने के लिए कहता है। मिस एनी भी उसके साथ जाती है। शूलिंग शाओई के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे तरीके तो बहुत अच्छे थे। आज जाओ फेंग ने मुझे नोटिस किया। जाओ फेंग और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं और अब इस रिलेशनशिप को वार्म अप करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो चली जाती है। शाओई मिस एनी को देख रही होती है तो मिस एनी शाओई के पास आती है। शाओई उसे पूछती है कि आप यहाँ कैसे, वो भी मिस्टर जाओ के साथ। तो वो कहती है कि मैं पिछले 10 साल से मिस्टर जाओ को सर्व कर रही हूँ। देखो मुझे, मेरे पास आज सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं मुझे, और सब मुझे रिस्पेक्ट से सिस्टर एनी कहते हैं। शाओई कहती है लेकिन मिस्टर जाओ तो बीमार हैं। तो मिस एनी कहती है कि क्या फ़र्क पड़ता है। और तुम्हें एक सरप्राइजिंगली बात बताऊं, टोंग टाई टेरेस जाओ फैमिली का है। ये सुन शाओई बहुत शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ शूलिंग जाओ फेंग को देखती है जो अपने हाथ को स्माइल करते हुए बार बार स्मेल कर रहा होता है। ये देख शूलिंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है कि वो कौन है जिसने जाओ फेंग को सड्यूस किया होगा। वो गुस्से से पागल हो जाती है। तभी शाओई आकर उसे पकड़ती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि जाओ फेंग के दिल में कोई और लड़की है और वो यहीं इस पार्टी में है। किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे नाक के नीचे मेरे हस्बैंड को सड्यूस किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुन शाओई घबरा जाती है। उसे लग रहा है कि शूलिंग को उस पर शक है। शाओई कहती है कि मैडम हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो शूलिंग कहती है कि नहीं, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मैं जाओ फेंग को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैंने उसे कभी भी इतना खुश नहीं देखा। मैं ये भी जानती हूँ कि वो जो कोई भी है यहीं मौजूद है, और सोचने लगती है कि वो कौन हो सकती है। तभी वो एनी को देखने लगती है। उसका शक एनी पर जाता है। शाओई उससे पूछती है कि क्या वो मिस एनी है। तो शूलिंग कहती है कि हाँ। फिर याद करती है कि जब जाओ फेंग अपने फादर से मिल रहा था तब मिस एनी ने ही उसके हाथ को टच किया था। कहती है कि सिर्फ वही है जिसने उसे टच किया। शाओई उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, एक बार फिर से सोच लें। तो शूलिंग उसे पुश करके गुस्से में एनी के पास जाकर उसे उठाती है और उसके ऊपर वाइन फेंक देती है। ये देख बाकी सब एनी को देखने लगते हैं। मिस्टर जाओ शूलिंग से पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम इसके साथ। तो शूलिंग कहती है कि ये गंदी मक्खी है जो मेरे केक के आसपास घूम रही है, मैं इसे मारकर बाहर फेंकना चाहती हूँ।
तभी एनी कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो शूलिंग कहती है कि डैड, अब आपको मेरे लिए कोई डिसीजन लेना ही होगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जो भी करना है करो, मेरी तबीयत खराब हो रही है, जीजन मुझे रूम में ले जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देख एनी शॉक्ड रह जाती है, कहती है कि मैं 10 साल से आपको सर्व कर रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो शूलिंग उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा, 10 साल हमारे साथ रहोगी तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम लोग एक मक्खी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, तुम्हारी औकात ही क्या है। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है और चुपचाप ये सब तमाशा देख रहा होता है। उसे देख शूलिंग गिलास फेंक देती है। तभी उसके गार्ड्स आकर एनी को धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। ये देख शाओयी को अपनी बहन की याद आती है जब वो नीचे गिरी थी। ये देखकर उसे पैनिक अटैक आने लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। ज़ा फेंग उसे नोटिस कर लेता है और उसके पीछे जाता है। शाओयी खुद को संभाल लेती है, कहती है क्या इन अमीर लोगों की नज़र में हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं? ये लोग हमें इंसान भी नहीं समझते। अगर हम मर भी जाएं तब भी इनको अपनी गलती का रिग्रेट तक नहीं होगा। सिस्टर, तुमने मेरे लिए इन शैतानों के पास काम किया और इन लोगों ने तुम्हें मार डाला। ये बोलकर वो रोने लगती है और कहती है कि ये सब शैतान है और गुस्से से पागल होकर चिल्लाने लगती है। तभी शाओयी अपना हेयर स्टिक निकाल कर खुद को ही हर्ट कर देती है। तभी वहाँ पर जाओ फेंग आता है और उसका खून निकलता हुआ देख उसे रेस्क्यू करता है और उसे पूछता है कि तुमने खुद को हर्ट क्यों किया। शाओयी कहती है कि तुम एक बहुत बड़े आदमी के बेटे हो, तुम कभी भी हमारा दर्द नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी भी वो फेस नहीं किया जो हम लोग रोज़ फेस करते हैं। इस तरह से मैं अपना गुस्सा बाहर निकालती हूँ क्योंकि हम लोग तुम जैसे अमीर लोगों की तरह दूसरों को टॉर्चर नहीं कर सकते। और वहाँ से जाने लगती है। जाओ फेंग पूछता है कि कहाँ जा रही हो। शाओयी कहती है कि मैं एनी को बचाने जा रही हूँ। तो जाओ फेंग कहता है कि मत जाओ, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मैं शूलिंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर तुम एनी को बचाने गई तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा बुरी सज़ा देगी। शाओयी कहती है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें लेकर इतनी पॉजिटिव है तो तुम क्यों दूसरों की ज़िंदगी से खेलते हो? क्या तुम्हें पता है कि एनी को क्यों सज़ा मिल रही है? क्योंकि तुम्हारी वाइफ को पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है और उसे लगता है कि वो एनी है। ये सुन जाओ फेंग काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। शाओयी कहती है कि भले ही लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तुम एक डरपोक और घटिया आदमी हो जो ये भी एडमिट नहीं कर सकता कि उसके दिल में कोई और है। ये सुन जाओ फेंग गुस्से से कहता है कि तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने मुंह खोलने की। तो शाओयी हंसते हुए कहती है कि मैं वो हूँ जिसका ब्लेम एनी ने अपने ऊपर लिया है क्योंकि तुम्हारे दिल में तो मैं हूँ। ये सुन जाओ फेंग उसे धक्का देकर कहता है कि बकवास बंद करो, मेरे लिए वो मैन सिर्फ एक खिलौना है, मेरे दिल में कोई नहीं और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। शाओयी कहती है कि ठीक है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं एनी को बचाऊंगी। तो जाओ फेंग कहता है कि एनी सिर्फ एक टूल है पैसा कमाने का, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि इस मामले से दूर रहो। तो शाओयी कहती है कि नहीं, एनी मेरी बहन है और मैं उसे बचाऊंगी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एनी नीचे घिरी हुई होती है, वो काफ़ी इंजर्ड होती है। शूलिंग उससे कहती है कि टोंग टाई की मिस एनी, कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लग गई थी ना, मेरे हस्बैंड को सड्यूस करने चली थी। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ मेरी जगह से जिंदा बचकर कैसे जाओगी? क्या कोई रास्ता है तुम्हारे पास? एनी कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं हूँ। शूलिंग उसके सर पर बोतल मारने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर शाओयी आती है और उसे रोकती है। तो शूलिंग गुस्से से उससे कहती है कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझे रोका, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? शाओयी कहती है कि मैडम आप इसके खून से अपने हाथ गंदे मत करो, जाओ सर भी इस बात पर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। शूलिंग कहती है तो होने दो, मैं भी देखना चाहती हूँ उसका रिएक्शन। ये बोलकर वो उसे फिर से मारने लगती है। तभी शाओयी मिस एनी को बचाने के लिए उसे हक कर लेती है। जाओ फेंग भी आ जाता है, वो शूलिंग को रोकता है और उसके हाथ से बोतल छीन कर फेंक देता है।
शूलिंग कहती है कि ओह आखिरकार तुमने शो करवा ही दिया कि तुम इसके लिए फीलिंग्स रखते हो। भूलो मत ये 10 साल से तुम्हारे फादर को सर्व करी है। तो जाओ फेंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इन चीप हरकतों की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। शूलिंग कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि पिछले 10 साल से इसने तुम्हारा दिल बहलाया है, तभी तो तुम कभी मेरे करीब नहीं आए। और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पागल कर दिया। पागल तो तुमने मुझे कर दिया है। तो जाओ फेंग चिल्लाकर कहता है कि शूलिंग तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुमने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स दे दूंगा। शूलिंग कहती है ठीक है मैं इसे छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात का बहुत जल्द ही रिग्रेट होगा कि तुमने शू फैमिली छोड़ने की बात की। और वहाँ से चली जाती है। शाओई मिस एनी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, तभी जाओ फेंग उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है, जिसके बाद मिस एनी वहाँ से चली जाती है। शाओई जाओ फेंग के साथ वॉक कर रही होती है, उसे ठंड लग रही होती है तो जाओ फेंग अपना कोट निकाल कर उसे पहनाता है और कहता है कि जाओ फैमिली से दूर रहो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। शाओई कहती है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जाओ फेंग उसे कोई जवाब नहीं देता तो शाओई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जाओ फेंग कहता है कि किसने तुम्हें ये भरम दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? बेवकूफ़ी है ये सिर्फ तुम्हारी और कुछ नहीं। ये सुन शाओई कोट उतार कर उसे वापस देती है तो जाओ फेंग धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। शाओई जा रही होती है तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है। वो देखती है तो वो मिस एनी होती है जिसके फेस पर शूलिंग ने कट मार दिया था। वो रोते हुए बेहोश हो जाती है, जिसके बाद शाओई उसे हॉस्पिटल ले जाती है। एनी को होश आता है, वो अपनी आंखें खोलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। शाओई भी उसके साथ होती है और बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, बस तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जिसके बाद वो अपने फेस के लिए रोने लगती है तो शाओई उसे समझाती है कि कम से कम तुम जिंदा तो हो, ये सिर्फ एक चोट है जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। एनी सैड होकर शिन हुई का नाम लेती है तो ये सुन शाओई शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये उसकी बहन का नाम था। वो पूछती है कि क्या कहा तुमने? तो एनी कहती है कि हाँ तुमने ठीक सुना, मैंने शिन हुई कहा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। तुम टोंग टाई में सिर्फ शिनहुई की वजह से आई हो। तुम जाओ के करीब होना चाहती थी, उससे अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए, और फिर रोने लग जाती है। फिर कहती है कि मैंने जाओ फैमिली को अपनी लाइफ के 10 साल दिए और उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मुझसे बेहतर तो वहाँ के कुत्ते हैं जिनके फीलिंग्स का एहसास है, लेकिन हम जैसे लोगों की कोई फीलिंग्स ही नहीं। फिर न्यूज़ में जाओ फेंग को देखकर कहती है कि देखो कितने परफेक्ट और ब्यूटीफुल हैं ये लोग। शाओई तुम्हें इनसे मेरा और अपनी बहन का बदला लेना होगा। दूसरी तरफ जाओ फेंग मीडिया के सामने साउथ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का अनाउंस करता है। शूलिंग भी वहीं होती है, कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहाँ मिस्टर जाओ आते हैं और पूरे मीडिया के सामने जाओ फेंग को थप्पड़ मारते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं। जाओ फेंग जाते हुए शूलिंग को देखता है जो स्माइल कर रही होती है, और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जाओ फेंग को विप से बहुत बेदर्दी से मार रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शूलिंग से डिवोर्स की बात करने की? क्या तुम जानते नहीं कि शू फैमिली मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? तुम बिल्कुल अपनी मरी हुई माँ की तरह घटिया और चीप हो। ये सुन जाओ फेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, चुपचाप सह रहा होता है। दूसरी तरफ एनी शाओई से कहती है कि शूलिंग इसलिए गुस्सा है क्योंकि तुम जाओ फेंग के दिल में जगह बना चुकी हो। जाओ फेंग को तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है और तुम्हें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। शाओई पूछती है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो एनी कहती है कि शू फैमिली और जाओ फैमिली को स्प्लिट करना होगा। मुझे यकीन है तुम ये कर सकती हो। उधर दूसरी तरफ जाओ फेंग को दिखाया जाता है जो अपने डैड से मार खाकर घर आता है और बहुत जख्मी होता है
उसका शर्ट खून से भरा होता है, जिसके बाद फ्लैशबैक से उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को मार रहे थे और वो उनके सामने आकर उन्हें छोड़ने की भीख मांगते हुए कहता है कि डैड प्लीज मेरी मॉम को मत मारो, वो मर जाएगी। तो मिस्टर जाओ ने कहा था कि तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम जैसे हो, तुम लोगों को जाओ फैमिली में रहने की वैल्यू ही नहीं। प्रेजेंट में वो गुस्से से पागल हो रहा होता है और सारी चीजों को तोड़ रहा होता है। तभी उसे सोफे पर शाओयी का हेयर स्टिक मिलता है और उसे उसकी बात याद आने लगती है जब शाओयी ने खुद को इंजर्ड किया था और जाओ ने उसे कहा था कि तुम ये क्यों करी हो। तो शाओयी ने उससे कहा था कि तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते क्योंकि तुम कभी इस दर से नहीं गुजरे कि अपने अंदर के गुस्से को निकालने के लिए अपने आप को ही चोट पहुंचानी पड़े। जिसके बाद वो शाओयी को कॉल करता है। दूसरी तरफ शाओयी को जब जाओ फेंग की कॉल आती है तो एनी उसके साथ होती है। शाओयी उसे बताती है कि जाओ फेंग मुझसे मिलना चाहता है तो एनी उसे मोटिवेट करती है अपना बदला लेने के लिए। शाओयी घर आ रही होती है तो उसके दिमाग में एनी की बातें चल रही होती हैं। तभी वो जाओ फेंग को नीचे जमीन पर बैठा हुआ देख पूछती है कि तुम यहाँ और ऐसे क्यों बैठे हो। तो जाओ फेंग कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। ये बोलकर वो उसे हक करता है। शाओयी उसे धक्का देकर दूर करती है तो उसके हाथ में ब्लड लग जाता है, जो देख वो शॉक्ड हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम जख्मी हो। जाओ फेंग हाँ कहता है तो शाओयी उसे पकड़कर घर के अंदर ले आती है और उसका कोट उतारकर देखती है तो शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है कि किसने तुम्हें ऐसे हर्ट किया, मुझे बताओ। जाओ फेंग कहता है कि डोंट वरी, मुझे इनकी आदत है और उसे उसकी हेयर स्टिक वापस करके कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे दर्द को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगा कि गुस्से में बेबस होकर खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। शाओयी उसकी बात को इग्नोर करके उससे कह रही है कि मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत चोट लगी है और मेडिसिन बॉक्स लाने चली जाती है। तभी जाओ फेंग उठकर घर को देखने लगता है। वो एक रूम में जाने वाला होता है तो शाओयी उसे रोकती है। जाओ फेंग पूछता है कि इस रूम में ऐसा क्या है तो शाओयी कहती है कि ये रूम मेरी सिस्टर का है। जाओ फेंग कहता है अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सिस्टर भी है। तो वो इस टॉपिक को क्लोज करने के लिए कहती है कि हाँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। जिसके बाद वो शर्ट उतारती है तो उसके बैक पर गहरे जख्म होते हैं, जिस पर टच करके शाओयी कहती है कि ये तो बहुत बड़ा जख्म है, तुम कैसे इसे बर्दाश्त कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई नहीं जिसके साथ तुम अपना दर्द शेयर कर सको, जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाए। अगर तुम चाहो तो मैं वो बन सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। जाओ फेंग कहता है कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस जख्म से क्योंकि मैं इसे देख नहीं सकता और मुझे दर्द भी नहीं होता क्योंकि मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। शाओयी को फिर से अपनी बहन याद आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जाओ फेंग शाओयी की क्लोज होने लगता है, लेकिन शाओयी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ है, तुम उससे दूर रहो। तो जाओ फेंग कहता है कि वो मेरी वाइफ नहीं मैडम है, वो सिर्फ मुझे कंट्रोल करना जानती है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो शाओयी कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ कैसी है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम अभी यहाँ मेरे घर में हो, जबकि तुमने मुझे खुद वार्न किया था कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ। तो ये है तुम्हारी ज़बान मिस्टर जाओ। तभी जाओ फेंग उसे हक कर लेता है और कहता है कि क्योंकि तुम में मुझे अपना सुकून दिखता है, तुम्हें देखकर मेरी फीलिंग्स जाग जाती हैं, मुझे तुम चाहिए, मुझे सिर्फ तुम ही वार्म कर सकती हो। तो शाओयी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें शूलिंग से ब्रेकअप करना होगा, मेरे पास आना होगा।
तो जाओ फैंग कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। शाओई कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है, मैं कल टोंग टाइम में तुम्हारा वेट करूंगी। अगर तुम शूलिंग से ब्रेकअप करके आ गए तो तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी, अगर नहीं आए तो फिर मेरे बारे में भूल जाना। नेक्स्ट डे शाओई टोंग टाइम में जाओ फैंग का इंतज़ार कर रही होती है। एनी उसके पास आती है और कहती है कि अगर जाओ तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों ने तुम्हारी बहन को मारा था। जिसके बाद एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शूलिंग ने जाओ फैंग से स्टिक छीन कर ज़ूकी को मारा और उसे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे हस्बैंड को सड्यूस करो। यहाँ हमें ये पता चलता है कि ज़ूकी को शूलिंग ने मारा था। दूसरी तरफ शूलिंग अपने सारे सर्वेंट के साथ मिलकर जाओ फैंग के लिए सरप्राइज प्लान करी होती है और उसका वेट करी होती है, जबकि जाओ फैंग एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है और शाओई के बारे में सोच रहा होता है। शूलिंग जाओ फैंग का वेट करी होती है। आधी रात हो गई लेकिन जाओ फैंग नहीं आता तो शूलिंग गुस्सा हो जाती है और अपने सर्वेंट से पूछती है कि कब आएगा वो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं स्माइल कर करके थक चुकी हूँ। सर्वेंट कहती है कि शायद वो कहीं बिजी होंगे, आप वेट कर लो। तो शूलिंग कहती है कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, अब बस जल्दी से वो आकर मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। दूसरी तरफ शाओई भी जाओ फैंग का वेट कर रही होती है। तभी जाओ फैंग ड्रंक होकर उसके पास आता है तो शाओई उसे हग कर लेती है और कहती है कि फाइनली तुम आ गए। मुझे पता है कि कुछ लोगों की वजह से तुम्हारी लाइफ में बहुत अंधेरे हैं, लेकिन अब तुमने उस अंधेरे को छोड़कर रोशनी को चुना है। जाओ फैंग कहता है कि हाँ, और अब से मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद दोनों काफ़ी रोमांटिक हो जाते हैं। दूसरी तरफ शूलिंग जाओ फैंग का वेट कर करके गुस्से से पागल हो जाती है और अपने सर्वेंट को मारने लगती है और कहती है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और गुस्से से चीज़ें तोड़ने लगती है। तभी उसे एनी की कॉल आती है जो उसे हंसते हुए बताती है कि मुझे पता है तुम्हारा जाओ फैंग कहाँ है और ये भी पता है कि वो किसके साथ है। ये सुन शूलिंग शॉक हो जाती है। जाओ फैंग शाओई की गोद में सो रहा होता है। शाओई उसके स्कार्स को टच करती है। तभी जाओ फैंग एकदम से गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया मुझे टच करने का, कौन हो तुम। शाओई घबरा जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जाओ फैंग एक साइको पेशेंट है, इसे किसी भी टाइम भी दौरा पड़ जाता है। वो गोल्फ स्टिक उठाकर शाओई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, सेम वैसे ही जैसे उसकी बहन को मारा था। वो शाओई को अजीब अजीब बातें बोल रहा होता है। कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मैं भी जाओ फैमिली का ही एक मेंबर था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। शाओई डर जाती है, कहने लगती है कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जाओ फैंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो शाओई को मारने वाला होता है। तभी वहाँ शूलिंग आती है और अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर आती है जो जाओ फैंग को पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे जाओ फैंग एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद शूलिंग गोल्फ स्टिक उठा लेती है और शाओई से कहती है कि तुम बिल्कुल सेम हो, जैसी तुम्हारी बहन थी तुम भी वैसी हो और आज मरोगी भी सेम उसकी तरह। फिर जाओ फैंग की तरफ इशारा करके कहती है कि इसको हमेशा इसके फादर ने प्रेशर में रखा और उसे हमेशा बचपन से अब तक सिर्फ इस बात पर मार पड़ती है क्योंकि उसकी मदर एक लो बैकग्राउंड की थी, जिसकी वजह से जाओ फैमिली का नाम खराब हो रहा था और इन सब की वजह से ये एक साइको बन गया। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जाओ फैंग सिर्फ मेरा ही हो सकता है और अगर किसी ने भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसको मरना होगा। तुम्हें भी अब अपनी बहन के पास जाना होगा। तभी वहाँ एनी आती है। शाओई उससे हेल्प मांगने लगती है तो शूलिंग हंसते हुए कहने लगती है कि हाँ तुम भी मांगो इससे हेल्प, जैसे तुम्हारी बहन ने मांगी थी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ज़ूकी एनी से मदद मांग रही थी, लेकिन एनी ने उसकी हेल्प नहीं की और स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में भी वो यही सब करती है। वो शाओई से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये बोलकर
बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद शूलिंग शाओयी के बालों को पकड़कर कहती है कि मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो मेरी चीजें मुझसे छीनने की कोशिश करते हैं और उसकी सजा सिर्फ मौत है। ये बोलकर वो उसे पुश करती है और गोल्फ स्टिक उठाकर उसे मारने लगती है। तभी जाओ उसे रोकता है और स्टिक छीनकर उसे थप्पड़ मारता है। शूलिंग भड़क कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जाओ फैंग कहता है कि जाने दो इसे। शूलिंग कहती है कि नहीं, ये एक बुरी इंसान है। तो जाओ फैंग चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा इसे जाने दो। तो शूलिंग मान जाती है। फिर जाओ फैंग शाओयी से कहता है कि चली जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना। शाओयी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाओ फैंग बेहोश हो जाता है। शाओयी अपने घर आती है। वो काफी शॉक में होती है और अपनी बहन की तस्वीर उठाकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे जाओ फैंग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। शूलिंग भी उसके साथ होती है। वो उसे ऑरेंज ऑफर कहती है लेकिन जाओ फैंग उसे इग्नोर कर रहा होता है। शूलिंग कहती है कि बहुत मज़े कर लिए, चलो अब घर चलो। तो जाओ फैंग कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये सुन शूलिंग कहती है कि क्या कहा तुमने, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं और ना ही तुम्हारा जाओ फैमिली। तो जाओ फैंग कहता है कि मैं जाओ हाउस छोड़ा हूँ। शूलिंग शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है। कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम अपना इतना बड़ा नाम एक लड़की के पीछे छोड़े हो। तो जाओ फैंग कहता है कि हाँ, मैं पागल हो गया हूँ और अब से नहीं, बहुत पहले से। शूलिंग कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हमारा डिवोर्स नहीं होने दूंगी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुमसे शादी करने के लिए और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। जाओ फैंग कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। तुम शू फैमिली की प्राइड हो और मैं एक लो क्लास मेट का बेटा। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं गुजारना चाहता। तो शूलिंग कहती है कि ओह, तो ये बात है, ठीक है, मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं तुम्हें लाइन पर लाने के लिए। और वहाँ से जाने लगती है। जाओ फैंग घबराने लगता है। उसे डर है कि कहीं ये शाओयी के साथ कुछ कर न ले। वो उसे रोकता है और पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। तो वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी साथ में सुकून से गुजारें। और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओयी अपनी बहन की तस्वीर लेकर अंधेरे में बैठी होती है। तभी वहाँ जाओ फैंग आता है। वो कैंडल जलाकर शाओयी का हाथ पकड़ता है। तभी उसके हाथ से फ्रेम गिर जाता है। जाओ फैंग कहता है कि ये मर चुकी है। तो शाओयी उससे फोटो फ्रेम छीनकर चिल्लाकर कहने लगती है कि ज़ूकी कहाँ हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर जाओ फैंग से कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बहन चाहिए, प्लीज़ मेरी बहन ला कर दो। तो जाओ फैंग कहता है कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। ये सुन शाओयी गुस्से से उसकी तरफ देखती है। कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन मरी। जाओ फैंग पूछता है, तो क्या तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया ताकि तुम मुझसे बदला ले सको? शाओयी, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थी। शाओयी कहती है कि हाँ, मैं तुमसे हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर चली गई। जिस दिन मेरी बहन इस दुनिया से गई उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हें जब तक तुम्हारी सज़ा नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। 10 साल वेट किया मैंने, तुम्हारे क्लोज भी इसलिए आई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। ये सुन जाओ फैंग थोड़ा इमोशनल होता है। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि पैसे लो और प्लीज़ ये सिटी छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, यहाँ तुम सेफ नहीं हो। तुमने मेरे दिल में एक रोशन दिया जलाया है जो मैं चाहता हूँ कि कभी ना बुझे। और वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड छोड़कर चला जाता है। जाओ फैंग के जाने के बाद शाओयी अपने हाथ पर कैंडल वैक्स गिराकर खुद को हर्ट करने लगती है और कहती है कि जाओ फैंग, तुम ऐसे मुझे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। जब तक मैं तुम्हें और शूलिंग को सज़ा ना दे दूँ मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी उसे जी चैन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि कहाँ हो। तो शाओयी कहती है कि प्लीज़ हेल्प मी। ये सुन जी चैन फौरन से उसके पास आता है और उसका हाथ देखता है जहाँ उसने अपने हाथ को हर्ट किया था। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ। तो शाओयी रोते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो प्लीज़, और उसे हक कर लेती है।
जी चैन कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ शूलिंग जाओ फेंग को डराने के लिए कॉल पर किसी से कह रही होती है कि न्यूज चैनल्स में ये न्यूज दे दो कि शू ग्रुप जाओ ग्रुप के साउथ सिटी प्रोजेक्ट से अलग हो रहा है। ये सुनने के बाद भी जाओ फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रिंक करता रहता है। शूलिंग कह रही है कि तुम अब भी सुकून से बैठकर ड्रिंक कर रहे हो, जाओ देखो एक बार फिर से तुम्हारी जाओ फैमिली का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। पहले जब ऐसा हुआ था तो मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे जाओ ग्रुप को संभाल लिया था, लेकिन अब मुझसे अलग होकर क्या करोगे तुम हर वक्त ड्रिंक करते रहते हो, तुम एक साइको पेशेंट हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनने के बाद भी जाओ फेंग रिलैक्स होता है और स्माइल करके कहता है कि मेरा ड्रंक होने का तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। तभी वहाँ मिस्टर जाओ एनी के साथ आते हैं और कहते हैं कि ये न्यूज में अफवाहें किसने फैलाई और क्या वो सच है। शूलिंग एनी को देखकर थोड़ी शॉक्ड होकर कहती है कि ये यहाँ क्या करी है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि इसने 10 साल तक मेरा ख्याल रखा, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, और टोंग टाई भी बहुत सालों से एनी ही संभाल रही है, इसे इसके हार्ड वर्क का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। एनी कहती है कि मैडम अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, तो अब से हम साथ में रहेंगे और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ये सुन शूलिंग कहती है कि क्या कहा, बहनों की तरह? तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरे साथ खड़ी हो सको? लगता है फेस की चोट ठीक हो गई है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा फेस काफी बड़ा है, चोट इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। शाओ यी जी चैन के साथ जाओ हाउस आती है तो शूलिंग उसे देख कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो शाओ यी कहती है कि मुझे जी चैन यहाँ लेकर आया है मिस्टर जाओ से मिलवाने के लिए। तभी जी चैन कहता है कि ये कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि ये भी इस फैमिली की पार्ट है। शाओ यी सबको अपना हाथ दिखाकर बताती है कि जी चैन ने उसे प्रपोज किया है। जी चैन मिस्टर जाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। ये सुन मिस्टर जाओ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि देखो जी चैन को कितनी फिक्र है मेरी, वरना यहाँ तो हर कोई बस मुझे स्ट्रेस ही देने के पीछे पड़ा है। फिर जी चैन से कहता है कि तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें वो प्रोजेक्ट दे दूंगा, क्योंकि जाओ फेंग और उसकी वाइफ के रिलेशनशिप इश्यूज की वजह से मेरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। चलो मेरे साथ हम वो प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जाओ फेंग, उसके डैड और जी चैन वहाँ से चले जाते हैं। शाओ यी किचन में जाती है तो एनी शूलिंग से कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसे देखती हूँ। फिर उसके पास जाकर शाओ यी को पुश करती है और कह रही है कि तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा स्टूपिड हो, किस्मत ने तुम्हें अपनी जान बचाने का मौका दिया और तुम होकर फिर से मौत के में मरने के लिए आ गई। शाओ यी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही तुम्हें इसका मतलब समझ आ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है हिसाब देने की। तुमने बहुत से लोगों के साथ बुरा किया और उनमें से एक मेरी बहन भी थी। थैंक गॉड कि मुझे ये पता चल गया कि मेरी बहन के गुनहगारों में तुम भी शामिल हो, नहीं तो मुझे रिग्रेट रहता इस बात का। ये सुन एनी हंसने लग जाती है, कहती है कि क्या तुम इस काबिल हो कि मुझे सजा दिलवा सको? याद रखो तुमने जो भी सीखा है मुझसे सीखा है, तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तो शाओ यी हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे कमजोर समझकर गलती कर रही हो। चलो मैं तुम्हें एक ट्रेलर दिखाती हूँ। वो टेबल में पड़ी एक बोतल उठाकर नीचे फेंककर तोड़ देती है, फिर खुद को थप्पड़ मारती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे एनी ने उसे मारा और खुद को टूटे हुए कांचों के टुकड़ों पर गिरा देती है। एनी शॉक्ड होकर उसे देख रही होती है कि ये सब क्या है। तभी जाओ फेंग और जी चैन वहाँ आते हैं। उन्हें देख शाओ ये कहने लगती है कि सॉरी सिस्टर एनी, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस। एनी कुछ कहती इससे पहले जाओ फेंग उसे थप्पड़ मारता है और शाओ यी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। शाओ यी स्माइल करके एनी की तरफ देखती है। जाओ फेंग शाओ यी को रूम में ले आता है, कहता है कि तुम वापस क्यों आई हो। वो बैंडेज लेने चाहता है तो शाओ यी उसे पीछे से हक कर लेती है, कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जाओ फेंग कहता है कि मैं तुम्हें इस फैमिली में शामिल करके तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, आई एम सॉरी। तो शाओ यी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या अब भी तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे? ये सुन जाओ फेंग खुश होता है
पूछता है क्या तुम सच कह रही हो? अब तो चाहे मुझे अपनी लाइफ रिस्क में डालनी पड़े, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, और उसे हक कर लेता है। वहीं शूलिंग ये सारी बातें सुन लेती है। शाओई उसे देख स्माइल करती है। शूलिंग मिस्टर जाओ के पास जाकर कहती है कि शाओई को अभी इसी वक्त यहाँ से निकालो। वही वो लड़की है जिसमें जाओ फेंग इन्वॉल्व है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो? पहले तुमने एनी पर इल्ज़ाम लगाया और अब शाओई पर लगा रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि वो जी चैन की फियांसे है। तो वो जाओ में इंटरेस्ट क्यों लेगी? शूलिंग कहती है कि नहीं, इस बार बात सिर्फ इल्ज़ाम की नहीं, वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा किसी और का नहीं, जाओ फेंग का है। ये सुन मिस्टर जाओ शॉक्ड होकर पूछते हैं कि तुमने जो कहा वो सच है? शूलिंग कहती है कि हाँ, मुझे पता है आप उसे कभी माफ़ नहीं करोगे। शूलिंग को लग रहा है कि मिस्टर जाओ ये सब सुन के काफ़ी गुस्सा होंगे, लेकिन वो मन ही मन काफ़ी खुश हैं। और शूलिंग से कहते हैं कि तुम तो 10 साल से जाओ फेंग के साथ हो, तुमने तो उसे एक बच्चा भी नहीं दिया। ये सुन शूलिंग शॉक्ड होकर उन्हें देखती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। एनी शूलिंग के पीछे आती है और उसे कहती है कि मुझे एक और चांस दो, मैं शाओई को आपके रास्ते से हटा दूंगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, शाओई को मार दो। एनी थोड़ी डर जाती है और कहती है लेकिन ये सब मैं मिस्टर जाओ को कैसे एक्सप्लेन करूंगी? तो शूलिंग कहती है कि छोड़ो उस बूढ़े को, वो अब मेरी तरफ नहीं रहा, उसे भी मार दो। वैसे भी वो हर टाइम बीमार ही रहता है, सोचो कब तक तुम उस बूढ़े का ख्याल रखती रहोगी? अब वक्त आ गया है कि तुम टोंग टाई टेरेस की रियल ऑनर बन जाओ। बस तुम्हें उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना होगा और सब कुछ तुम्हारा होगा और हम दोनों एक बहनों की तरह रहेंगे। एनी शूलिंग के बिछाए जाल में फंस जाती है। शूलिंग स्माइल करते हुए कहती है कि जो मुझे धोखा देगा वो नहीं बचेगा। दूसरी तरफ शाओई जीचेन के साथ घर वापस जाने लगती है। तभी एक सर्वेंट आकर बताती है कि मिस्टर जाओ शाओई को बुला रहे हैं अकेले में बात करने के लिए। शाओई जीचेन से कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं बात सुनकर आती हूँ, और उनसे मिलने के लिए जाने लगती है। तभी एनी के लोग आकर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जीचेन को शक होता है, वो मिस्टर जाओ के पास जाकर उनसे शाओई के बारे में पूछता है। तो मिस्टर जाओ समझ जाते हैं कि ये शूलिंग का काम है। वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि वो जाओ फेंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी जीचेन उनके ड्रॉ से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उनके पीछे चला जाता है। मिस्टर जाओ एनी से शूलिंग के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो शायद टोंग टाई टेरेस गई है शाओई को लेकर। तो मिस्टर जाओ एनी के साथ टोंग टाई आते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है वो। तो एनी मिस्टर जाओ को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। शाओई भी वहीं पर होती है, वो उसे भी गिरा देती है। तो मिस्टर जाओ गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो एनी कहती है कि चुप कर बुड्ढे, बहुत सेवा कर ली तेरी, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। 10 साल से मैं तुम्हारे सारे काम कर रही हूँ, जो तुमने कहा मैंने किया, फिर भी मुझे इसका कोई क्रेडिट कभी नहीं मिला। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम ये सब शूलिंग के कहने पर कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, जैसे ही तुम दोनों मरोगे मैं इस जगह की ऑनर बन जाऊंगी। ये सुन शाओई हंसने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ, तुमने शूलिंग पर भरोसा कर लिया, क्या तुम उसको जानती नहीं? सच में मैं तुम्हें बहुत समझदार समझती थी। तभी वहाँ जीचेन आता है और शाओई से कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। शाओई कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। और एनी से कहती है कि तुम अपने बिछाए जाल में खुद फंस चुकी हो। कहाँ है तुम्हारी शूलिंग? वो सिर्फ तुमसे अपना काम निकलवा कर तुम्हें फंसाना चाहती थी। फिर मिस्टर जाओ से कहती है कि अब एनी आपकी है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। मिस्टर जाओ एनी को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, ये पूरा टोंग टाई टेरेस तुम्हें दिया, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। तो एनी कहती है कि मुझे माफ कर दें, मैं शूलिंग की बातों में आ गई थी। मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया, और फिर से उस पर हाथ उठाते हैं। तो एनी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि खबरदार, जो अब मुझ पर हाथ उठाया, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स और मेरी कदर नहीं की। मेरी फीलिंग्स से ज्यादा उस घर में कुत्ते की फीलिंग्स का ख्याल रखा जाता है। मैंने 10 साल बगैर किसी सर्टिफिकेट के तुम्हारा ख्याल रखा। सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, तुम सब पागल हो, जब दिल कहता है जानवर बन जाते हो।
ये सुन मिस्टर जाओ गुस्से से पागल हो जाते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं इंसान हूँ या जानवर। एनी शाओ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये जी चैन बहुत अच्छा है, इस फैमिली के सारे पर्सन जानवर हैं, जब गुस्से में आते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो शाओ कहती है कि मुझे सब पता है लेकिन शायद तुम इन्हें सही से नहीं जानती। तभी शूलिंग की बातों में आ गई तो एनी हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो अब तक तुम भी अपनी बहन की तरह ऊपर पहुंच चुकी होती। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने लगती है लेकिन जी चैन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और शाओ से कहता है कि चलो यहाँ से। मिस्टर जाओ भी स्टिक उठा कर आ जाते हैं और एनी को मारने लगते हैं। एनी वैसे ही मदद मांगने लगती है जैसे उसकी बहन मांग रही थी, लेकिन शाओ उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी बेहोश हो जाती है। शाओ की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और जी चैन उसके साथ होता है। वो उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत वीक हो और प्रेग्नेंट भी हो, तुम्हें अब अपना और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। शाओ जी चैन से सॉरी कहती है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती, वो उसे अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर रही थी। तो जी चैन कहता है कि मुझे पता है तुम जाओ फैंग को पसंद करती हो और उसे एविडेंस भी देता है जो उसने मास्टर जाओ के ऑफिस से लिए थे और कहता है कि तुम ये पुलिस को दे सकती हो, इसमें उन लोगों के सारे गलत कामों के सबूत हैं। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है और उससे आंखें भी नहीं मिला रहा होता और बात को बदलने के लिए कहता है कि तुम क्या खाओगी, मैं खाना लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शाओ को शूलिंग की कॉल आती है जो उससे कहती है कि अगर तुम जाओ फैंग को बचाना चाहती हो तो आकर बचा लो। जी चैन जब खाना लेकर रूम में आता है तो देखता है कि शाओ वहाँ नहीं है और उसने वो रिंग टेबल पर रख दी जो उसने उसे प्रपोज करते हुए दी थी। ये देख जी चैन बहुत सैड फील करता है। दूसरी तरफ हम जाओ फैंग को देखते हैं जिसके ड्रिंक में शूलिंग ने कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। शूलिंग उससे कहती है कि मेहनत मत करो, तुम अपनी पूरी ताकत भी लगा लो फिर भी उठ नहीं सकते। जाओ फैंग उससे पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, तो शूलिंग कहती है कि सिर्फ तुम। जब पहली बार मैंने तुम्हारा ये चेहरा देखा तब से अब तक मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। कितने पापड़ बेले तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन तुम फिर भी मेरे नहीं हुए और उस स्टूपिड घटिया लड़की के पीछे पड़ गए। फिर उसे डिवोर्स पेपर दिखाकर कहती है कि तुमने मुझे मेरे प्यार का बदला दिया भी तो क्या दिया, ये डिवोर्स पेपर। तो जाओ फैंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की, क्योंकि मेरे डैड ने पूरे 3 दिन तक मुझे मारा और कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। ये सुन शूलिंग चिल्लाती है, कहती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना होगा, और डिवोर्स पेपर फाड़ देती है और रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसी बन जाऊंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। जो कुछ भी हुआ सब भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं, एक हैप्पी कपल की तरह रहते हैं। जाओ फैंग कह रहा है कि ये सब बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो शूलिंग फिर से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तो अब भी तुम्हें डिवोर्स लेना है, ठीक है, मैं अब इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करूंगी। और वहां से जाने लगती है तो जाओ उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो, क्या करने वाली हो तुम। शूलिंग कहती है कि वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तभी वहां शाओ आती है तो शूलिंग अपने बैग से नाइफ निकाल कर जाओ फैंग के गले पर रख देती है और कहती है कि मैं इसे तुम्हारे सामने मारूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहती हूँ। शाओ घबरा जाती है, कहती है कि कोई फायदा नहीं, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो किसी भी वक्त तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आती होगी। इनलीगल बिजनेस चलाना और 10 साल पहले मेरी बहन को मारना, इन सब का सबूत उनके पास है। तो शूलिंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें भी मार देती हूँ, पुलिस तो वैसे भी आ रही है मुझे पकड़ने के लिए, और उसे मारने के लिए अटैक करती है। तभी जाओ फैंग बहुत मुश्किल से उठकर उसके हाथ से चाकू लेकर शूलिंग को घिरा देता है और शाओ को भागने के लिए कहता है, लेकिन शाओ नहीं जाती। तभी शूलिंग एक बार फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जाओ फैंग सामने आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाती है, जिसके बाद शूलिंग रोने लग जाती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी। पुलिस भी वहां आ जाती है और शूलिंग को अरेस्ट कर लेती है। जाओ फैंग शाओ से कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, 10 साल हो गए, लेकिन अब वक्त आ गया है सब खत्म करने का, और उसके कंधे पर सर रख कर मर जाता है।
शाओ यी रोने लग जाती है। शाओ यी इससे रिवेंज तो लेना चाहती थी, लेकिन ये इससे प्यार भी कर बैठी थी। कहानी कुछ मंथ आगे चली जाती है। शाओ यी प्रेग्नेंट है और अपना मंथली चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आई है। तभी एक नर्स आकर उससे पूछती है कि क्या आपके साथ आपका हस्बैंड नहीं आया। शाओ यी कुछ कहती तभी वहाँ जीचेन आता है और उस नर्स से कहता है कि आपको किसने कहा कि इसके साथ कोई नहीं आया, क्या आपको मैं नजर नहीं आया। नर्स कहती है कि ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। तो शाओ यी कहती है कि सॉरी, मेरा भाई थोड़ा ज्यादा बोल जाता है। ये सुन जीचेन शाओ यी से लड़ने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना ब्रदर बताने की। मैं इस बच्चे का गॉडफादर हूँ और अगर आज के बाद तुमने ऐसा वैसा कुछ कहा तो मैं अपने बच्चे को बता दूंगा कि तुम उसकी रियल मॉम नहीं हो। तो शाओ यी कहती है कि अच्छा बाबा, सॉरी मैंने ऐसा कहा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तभी उसे लिवर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो जीचेन उसे पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। सो आप सबको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।